तो आज संजय जी के बारे में हमारी आपकी एक बड़ी गहरी बॉन्डिंग है। हम मिलते कम हैं लेकिन हमारी फोन पर बड़ी गहरी दोस्ती है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारी होती रही हैं। और आज एक ये शेर मेरा नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इकबाल का लिखा हुआ है या किसी बहुत बड़े शायर का, लेकिन वो शेर आज संजय जी के लिए मैं पढ़ूंगा जो बहुत अपने जीवन में एक दो लोगों के लिए पढ़ा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदवर पैदा। आज उस हैसियत को, उस शख्सियत को इन्होंने पा लिया है और हम लोगों के देखते देखते संजय जी देश की आवाज बन गए। संसद में बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को गुस्सा जरूर आता होगा, लेकिन मन भी बहुत रिझाते होंगे, ये मुझे ऐसा पता है, क्योंकि वो लोग भी जननेता हैं, जननायक हैं। तो जननायकों के चेहरे पर जो दिखता है वही उनके मन में नहीं होता, मन में कुछ और भी होता है। ये पहचानना पड़ता है, जानना पड़ता है। हमारे जैसे 29 साल की पत्रकारिता करने वाले पत्रकार उनके एंटिक रूम वाला भी रूप जानते हैं, जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पर चुनाव के दौरान जो होता है वो भी जानते हैं, और जो हेलीकॉप्टर में जब राइड कर रहे होते हैं और पब्लिक के बीच घिरे होते हैं तब क्या व्यवहार होता है उसको भी पहचानते हैं। तो संजय जी से आज बड़ी बेबाक और खुली बातचीत होगी। और इंटरव्यू मैं इनका पहली बार कर रहा हूं, इससे पहले मेरा इंटरव्यू वाला आमने सामने इनकाउंटर नहीं था। तो जैसे अनूप की वॉइस ओवर मैं पहचान गया, अनूप ने छोटा सा शॉर्ट वीडियो 3 मिनट का बनाया था आपके बारे में। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी भावुक हो गए जब उन्होंने कहा, और वो भावुक होने का क्षण भी था। जैसा उनके जीवन में गुजरा वैसा मेरे जीवन में भी गुजरा। मेरे ऊपर भी फर्जी केस लड़े, और चूंकि केस की ही बात चल रही है तो मैं बता दूं कि मेरा एक केस हाई कोर्ट ने क्वेश किया था, यानी एफआईआर को क्वेश करके समाप्त कर दिया था। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में गई थी, सीबीआई को डांटते फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आर्डर पे मुहर लगा दी। आज ही की बात बता रहा हूं, और मैं यहां इंटरव्यू कर रहा था जब मेरे वकीलों के फोन बज रहे थे। तो मैं ये देखता हूं कि अदालतें कई बार एक इंस्पेक्टर के कहने से चलती हुई दिखती है, और कई बार एक्यूज के कटघरे में खड़ा होकर हमारे आप जैसे आदमी को गुस्सा भी आता है, यार ये जो सामने जज साहब बैठे हैं क्या इनको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। लेकिन एक जितेंद्र कुमार जैसे एडिशनल सेशन जज आल हाइट माइट के खिलाफ ऐसा आर्डर देता है कि पूरी दुनिया दंग रह जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोसेस पे? देखिए उपेंद्र जी, जब ये केस हम लोगों के खिलाफ बनाया गया था तो बार बार हम लोग एक ही बात कहते थे कि भाई आपने मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापे मारे, मिला क्या आपको? क्या कोई पैसा मिला? जमीन के कागजात मिले? कोई सोना चांदी मिला? कुछ मिला क्या? अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और आप आरोप लगा रहे हैं तो कुछ मिला? हमारी बात नहीं सुनी गई। फिर और ऐड करना चाहूंगा, उनकी बीमार पत्नी जरूर मिली जो बहुत मासूमियत और लाचारी के साथ बहुत तकलीफ में थी। इस बात का दुख मुझे भी है कि जो व्यवस्था में लोग बैठे हैं, मेरे साथ भी ये गुजरा, तो मैंने बोला कि याद करो अपनी शपथ को, तुम लोग कितना झूठा फर्जी केस बना रहे हो। तो ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। तो अभी वो और बाकी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा, तो नहीं सुनी गई बात। फिर मुझे गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। हम लोग यही सवाल करते थे, भाई मिला क्या? कुछ मिला हमारे यहां से? 14 घंटे ईडी वालों ने मेरे घर पे छापेमारी की, और उसके बाद खाली हाथ निकल के आए, बोले अरेस्ट करना है। हमने करो अरेस्ट, लेके चले गए अपने साथ। सत्येंद्र जैन को 23 महीने तक जेल में रखा, कोई रिकवरी नहीं, कुछ नहीं। जो कुछ रिकवर भी किया वो सारा कुछ लीगल था। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, कुछ नहीं मिला। और बार बार हम लोग पूछते थे, भाई कुछ मिला, कोई सबूत तो दो। नहीं सुनी गई बात। और तब बीजेपी के लोग, सारा गोदी मीडिया, माफ कीजिएगा, अच्छा मुझे तो गोदी मीडिया आपको नहीं मैं कह रहा हूं, मैं आपको तो गोदी मीडिया में कौन कौन लोग हैं सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। कौन लोग हैं गोदी मीडिया में सब जानते हैं उसको। तो वो लोग क्या कहते थे कि ट्रक भर भर के सबूत रखा है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने,
और इतना सबूत है इन लोगों के खिलाफ कि इनको तो स्टूडियो के अंदर ही फांसी दे देनी चाहिए। इस तरीके से हमारे खिलाफ प्रचार किया गया। और कितना मुश्किल होता है ये सहन करना आपके चाहने वालों के लिए, जो लोग आपको बचपन से जानते हैं, जो आपकी राजनीति को करीब से देखते हैं। आपका वॉलंटियर कितना डेमोरलाइज होता है कि बताइए, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली हुई पार्टी आज भ्रष्टाचार में फंस गई है और इतने बड़े बड़े आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, और वो सब सहन करना बहुत आसान काम नहीं होता। हमारी सरकार को पूरी तरीके से अस्थिर कर दिया गया। शिक्षा मंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, और दिल्ली का काम प्रभावित किया गया, बदनाम किया गया, और बाद में उसका परिणाम हमें हार के रूप में भुगतना पड़ा। यह फैसला देर से आया, लेकिन जो फैसला आया है वो आपके दर्शकों के लिए जानना यह जरूरी है कि इस फैसले के बाद यह तय हो गया कि यह मुकदमा, जज साहब ने कहा, ट्रायल के योग्य भी नहीं है। हजारों केस में एक केस में ऐसा होता है उपेंद्र जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस केस को ट्रायल के योग्य भी नहीं समझा गया, यानी कि आरोप तय करने के काबिल भी नहीं समझा गया। कोई सबूत नहीं था। आपको प्रताड़ित किया, आपसे बयान ले लिया, उस बयान के आधार पे हमारी गिरफ्तारी कर ली। किसी तीसरे को प्रताड़ित किया, उससे बयान ले लिया, उसको जेल में डाला, उसको मारा पीटा, उसके बयान पे केजरीवाल की गिरफ्तारी कर, ऐसे ऐसे करके इन्होंने पूरा केस तैयार किया था। जब आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उसके समर्थन में सबूत देना होता है। जैसा मान लीजिए, एक मिनट के लिए, एक सबूत आपने नहीं दिया। नहीं दिया तभी अब तो। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को जरा सा भी शर्म हो तो दिल्ली का चुनाव रद्द करवाना चाहिए और दोबारा चुनाव में आए। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में नहीं आएगी। 10 सीट नहीं आएगी। आपने एक पार्टी जो जनता के हित में काम कर रही थी, प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार थी, उसको आपने जानबूझ के बदनाम किया और ये गिरफ्तारियां की, सरकार को अस्थिर किया, हमें चुनाव हराया। ये फेयर तरीका नहीं है लोकतंत्र में चुनाव में जाने का। एक सवाल, ये संविधान के भी खिलाफ है और चुनाव आयोग जो बराबर की अपॉर्चुनिटी देने की बात कहता है उसके भी खिलाफ है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछे, मान लीजिए यहाँ पे बीजेपी का कोई प्रवक्ता बैठा हो मेरी जगह और आपसे सवाल पूछे कि देखिए भाई संजय जी, आप लोग तो संसद में गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं कि सब कुछ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हुई, सब कुछ जो है मतलब प्रेजुडिस के साथ भर के आपने सरकार अस्थिर किया, लेकिन अगर हमारी इतनी ही चलती तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इतना शानदार निर्णय दे देता, तो अगर हमारी सब कुछ ही चलती, सब कुछ सारी दाल ही काली होती, तो ये निर्णय भी नहीं आना होता। नहीं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। न्याय बिंदु जी का भी जजमेंट आप याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल गई थी जी, उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट पहुंचे, बिना ऑर्डर के स्टे लेके आए। ऑर्डर की कॉपी भी नहीं थी, स्टे लेके आ गए कि नहीं बेल नहीं होगी। तो हमको कई स्तर पे प्रताड़ित किया गया उपेंद्र जी। आप याद कीजिए, जब गिरफ्तारियां हुई कहा गया बहुत सबूत है, जब जमानत मिल गई तो कहने लगे साहब सिर्फ जमानत ही तो मिली है, जब बरी हो गए तो अब कह रहे हैं अभी ऊपरी अदालत तो बाकी है। मतलब हमारे यहां सुल्तानपुर में कहते हैं हिकना, जी, तो ये लोग हिकना हो चुके हैं, कुछ नहीं मानना है। तो अब तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि इनको शर्म आनी चाहिए थी। और ये जानते हैं कि इन्होंने झूठा मुकदमा बनाया है, इनको शर्म आनी चाहिए थी और ये कहते, अपनी गलती मानते और इसको आगे की अदालत में हम नहीं ले जाएंगे ऐसा बोलते, बजाय इसके जैसे एक अभी वही हिकनेपन पे उतारू है ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली आदत पे। जैसे एक सवाल है कि जैसे आप पार्लियामेंटेरियन हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, तो हमें पता है कि एक जो पार्लियामेंटेरियन है वो भी अपना एक प्राइवेट बिल लेके आ सकता है। जैसे पीएमएलए है, मैं मानता हूं कि जो ट्विन कंडीशन है सेक्शन 45 है उसका, चूंकि मुझे तो रट गया, चूंकि मैंने भी लड़ा मुकदमा, तो मैं मानता हूं कि बहुत सारी बकवास बातें हैं। मतलब फाइनेंशियल क्राइम पूरी दुनिया में कंपाउंडेबल क्राइम है। यहां तक कि अमेरिका में, जब से अमेरिका की आजादी हुई 4 जुलाई 1776 से लेके तब तक अमेंडमेंट उसके संविधान में मात्र 6 हुए, हमारे यहाँ 130 हो चुके हैं। तो अगर अमेंडमेंट हमारे यहाँ होते रहे हैं, तो चलो खानविलकर साहब ने जाते जाते पीएमएलए को अजर अमर कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि एक प्राइवेट
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते प्राइवेट मेंबर बिल पीएमएलए के बारे में आप लेके आए, उस पर एक बहस होनी चाहिए, या कम से कम हमारे जैसे लोग तो करेंगे। आपके दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता दूं जी, और यहाँ आदरणीय केसी त्यागी जी बैठे हैं, वो भी अभी आएंगे तो आपको बताएंगे। प्राइवेट मेंबर बिल की हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। ये सिर्फ कहने सुनने के लिए अच्छा है। 55 साल में एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पास हुआ और उसको भी वापस करके लोकसभा से इन लोगों ने गिरा दिया। प्राइवेट मेंबर बिल चर्चा के लिए अच्छा है। प्राइवेट मेंबर बिल स्वीकार हो जाए तो एक बहस अच्छी खासी सदन के अंदर हो जाती, वो पास नहीं होता है। अबे दुष्यंत कुमार का जो शेर है, पास नहीं होता, ये झुककर जिस्म सारा बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, सजदा में नहीं था, लेकिन कम से कम लोगों को थोड़ा धोखा में ही रहने दीजिए। वो ठीक बात है, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा मुझसे, तो मैंने संसद के अंदर ये मामला उठाया था कि ईडी सीबीआई का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। 1% से कम कन्विक्शन रेट है ईडी का, यानी कि मुकदमे बनाते हैं, आपको बदनाम करते हैं, आपको जेल में डालते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं, और उसके बाद आपको वो आरोपित साबित नहीं कर पाते, वो आपका आरोप सिद्ध नहीं कर पाते। ये ईडी का इतिहास है। आप इस बात से कितने मुतमईन हैं, कितने सहमत हैं, जैसे कि जितेंद्र कुमार जी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, पूरा देश उनका नाम जान गया। आबकारी घोटाले, वो जो घोटाले का नाम दिया गया, उसमें उन्होंने बोला कि ये तो ट्रायबल मुकदमा ही नहीं बनता, मुकदमा बनने लायक भी नहीं है ये पूरा चार्जशीट। और मैंने फाइलों को इतना पढ़ा है डीपली कि फाइलें भी मुझसे बातें करती। तो कुछ पत्रकारों से बातचीत हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि सर, एक छोटे से जज की हिम्मत के कारण बड़ी बड़ी अदालतों में भी जजों के अंदर कुछ हिम्मत आई है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आई है और आई होगी, मैं ऐसा मानता हूं। और जिस लेवल पे उन्होंने बहादुरी दिखाई, आज के युग में आपने ठीक कहा, बहुत मुश्किल का काम है। यहां तो जज का ट्रांसफर हो जा रहा है संभल से। संभल में एक फैसला आया ना जज साहब का, जी, जज साहब का ट्रांसफर हो गया। तो इसलिए दिल्ली दंगे को लेके एक जज साहब फैसला देने वाले थे, उनका ट्रांसफर हो गया, मैं नाम नहीं लूंगा। अभी सुना कि तो इसलिए ये फैसला जो है वो ऐतिहासिक फैसला है, और इस फैसले से निश्चित रूप से जुडिशरी के प्रति लोगों की जो निष्ठा है, जो विश्वास है, वो बढ़ा है, और इससे दूसरे जज भी हिम्मत दिखाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और जो आपने फाइल बोलने और बात करने वाली बात कही, जब आप वो फाइल को वास्तव में पढ़ेंगे तो वो फाइल ये बार बार बताएगी कि ये सारे मुकदमे झूठे झूठे और झूठे थे, और ईडी के और सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में दरअसल प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने काम किया, उन्होंने सारा मुकदमा बनवाया। तो इसलिए मुकदमा टिका नहीं कहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि जब जनता के दिलों में जगह बनने लगती है और जनता कन्विंस होने लगती है, तो कहा जाता है कि कभी मिसेस गांधी को ही नहीं लगा था कि उनकी सत्ता बदलेगी। जो पुरानी इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि किस तरीके से डायरेक्टर आईबी ने तब रिपोर्ट दिया था कि मैडम आप चुनाव हार जाएंगी, तो वो इतना नाराज हुई कि उन्होंने उसको हटा दिया, और जब रिजल्ट निकला तो चुनाव हार गई। जब चुनाव हार गई तो उन्होंने बुलाया कि भाई भीड़ तो लाखों की आती थी मेरी सभा में, आखिर मैं हार कैसे गई, और आपने किस आधार पे बोला कि मैं हारूंगी? तो उन्होंने कहा कि मैंने इस आधार पर बोला कि लोग आपको देखने आ रहे थे, आपको वोट देने के हिसाब से नहीं आ रहे थे। तो मुझे इस बात का पता था क्योंकि मैं डायरेक्टर आईबी था देश का, और मुझे इस बात का पूरा इल्म था मेरे लोगों के द्वारा, मेरे जवानों के द्वारा। तो जिस तरीके से गुजरात जो कोर है, प्रधानमंत्री जी का अपना राज्य है, वहां के वो लंबे समय 13 साल प्लस मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री जी भी वहां से आते हैं, सत्ता का केंद्र है। जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि गुजरात में आप लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जनाधार आप लोगों का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो गुजरात में जनाधार बढ़ने के आधार क्या है, कारण क्या है, और गुजरात में आप खुद जाते रहते हैं, तो जरा गुजरात के बारे में जानना चाहते हैं। पहली बात तो ये जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी को लगभग 14% वोट मिला था। ये हमारे लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी। 14% वोट मिला था गुजरात में, बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। और 5 हमारे विधायक चुन के आए थे वहां से जी,
और ये बहुत हम सबके लिए बड़े मतलब चौंकाने वाली बात थी कि गुजरात जो बीजेपी का गढ़ है, मोदी जी का गढ़ है, अमित शाह जी का गढ़ है, उस गुजरात में 14% वोट आम आदमी पार्टी को मिला। फिर एक हमारे विधायक को इन लोगों ने तोड़ लिया, जो काम ये हर राज्य में करते हैं, तोड़ो फोड़ो राजनीति, इसको मिलाओ, उसको डांटो, उसको जोड़ो, उसको पैसे से खरीदो। ये काम जो ये इन्होंने एक विधायक के साथ किया, उस विधायक का इस्तीफा कराया। इस्तीफा कराने के बाद उसको टिकट भी नहीं दिया भाजपा के लोगों ने तो किसी अपने आदमी को लड़ाया, उसके लिए पूरी सरकार लग गई। और हमारी तरफ से गोपाल इटालिया जो हमारे पार्टी के नेता थे वो लड़े वहां पे। और मिड टर्म इलेक्शन आप ये मान के चलिए कि ज्यादातर राज्य की निर्वाचित जो सरकार होती है वही जीतती है, तंत्र का दुरुपयोग करके, तमाम चीजें करके। सब लग गए, बावजूद इसके एक बड़ी जीत गोपाल इटालिया ने वहां पे हासिल की। उसके बाद एक वोटर्स के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को इनके पीछे लंबे समय से चल रहे हैं, अब यहां पे हमें परिवर्तन करना है। जिसके बाद आप देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी की सभाओं में, हमारी बाकी जो नेताओं की वहां पे सभाएं हो रही हैं, उसमें जबरदस्त भीड़ आ रही है और जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अभी वहां हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर करके जेल में भी डाला गया, जिसमें चैतर बसेवा जी एक हमारे एमएलए हैं, उनको डाला गया जेल में। बहुत सारे और नेताओं को जेल में पकड़ पकड़ के डाला गया। जो बीजेपी का काम है वो बीजेपी करती है। तो लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और बहुत ही अप्रत्याशित, चौंकाने वाला परिणाम आपको 2027 में देखने को मिल सकता है वहां। अब 2027 की बात हो रही है तो गुजरात की बात है, उत्तर प्रदेश में भी चूंकि चुनाव है, मार्च में चुनाव हो के सरकार 27-28 मार्च से पहले बन ही जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश आप ही देख रहे हैं, जगह जगह आपकी यात्राएं हो रही हैं, जगह जगह हमारे रिपोर्टर संवाददाता रिपोर्टें भेजते हैं तो पता चलता है। आप क्या मानते हैं कि लायन ऑर्डर पे तो भाई योगी जी को 10 में 10 नंबर देना ही पड़ेगा, उन्होंने बहुत सख्ती करी, गुंडा माफिया सब भाग गए, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश की और क्या समस्याएं हैं जिस आधार पर आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप टक्कर देंगे, या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी सामने खड़े होंगे तो आपके सवालों का जवाब देने में थोड़ा उनको मुश्किल होगी? देखिए, एक बात उपेंद्र जी समझना होगा हम लोगों को जी, तानाशाही में तो अहंकार चल जाता है, लेकिन लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता। अहंकार से सत्ता नहीं चलती, संवाद से सत्ता चलती है, बातचीत से सत्ता चलती है। लोकतंत्र तो संवाद से चलेगा, लेकिन वहां लाठी तंत्र जो चलाया जा रहा है, और लाठी तंत्र इस कदर चलाया जा रहा है, मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो, पिछड़े को टारगेट करो, और यहां तक टारगेट करो कि शंकराचार्य को भी मत बख्शो, उनसे भी प्रमाण पत्र मांगो कि आप बताइए आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। जो लोग 12 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो देश के शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि आप बताइए आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। और इतना ही नहीं, पॉक्सो का मुकदमा उनके ऊपर लगवाया। तो मेरा ये कहना है कि दुर्भावना की जो राजनीति होती है ना, उसको जब तक आपकी सत्ता है लोग बर्दाश्त करते हैं, जब उनको उंगली में स्याही लग जाती है और वोट देने के लिए जाते हैं तो वो 5 साल आपके याद करते हैं कि आपने उनके साथ क्या बर्ताव किया है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों की जो हालत है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिस तरह से सरकार के अंदर अभी आप देखिए वहां बांदा विश्वविद्यालय में, और बांदा विश्वविद्यालय का मामला है जिसमें आरक्षण में हेराफेरी की गई। आरक्षण तो संवैधानिक व्यवस्था है ना, वो मोदी जी की या योगी जी की कृपा से तो मिली नहीं है, वो तो संसद ने पास किया है ना। उसके बाद आपने एक कोऑपरेटिव बैंक है लखीमपुर खीरी का, उसमें आरक्षण में घपला घोटाला किया। शिक्षकों की भर्ती में आपने आरक्षण में घपला घोटाला किया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सरकार के खिलाफ, वो लागू नहीं हुआ आज तक। तो जो समाज का ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग है, वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और मुझे लगता है इसका खामियाजा 27 में बीजेपी को वहां भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से नेचुरली जैसे कुछ पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था और उनका वोट प्रतिशत उस स्तर को पार कर गया था, कितने कम समय में आम आदमी पार्टी ने इस स्तर को प्राप्त किया था, और आज के डेट में मौजूदा स्तर जो है नेशनल पार्टी का जो होना चाहिए
उसमें आप क्या समझते हैं कि जो 2027 का चुनाव गुजरात में होगा और 2027 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होगा, आप लोगों का क्या अनुमान है कि वोट प्रतिशत कहां तक पहुंचेगा? देखिए, 27 का पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव और गोवा कई और राज्यों का चुनाव एक साथ होगा जी। और जो गुजरात का चुनाव है, मेरे ख्याल से वो हिमाचल के चुनाव के साथ 27 के दिसंबर में होगा। ये चुनाव फरवरी मार्च में हो जाते हैं 27 में। तो ये जरूर है कि अभी जो हालत है देश की, वो भी एक बड़ा मुद्दा बनेगी, जिसमें कि यूजीसी के नाम पे इन लोगों ने सवर्णों को, दलितों को, पिछड़ों को आपस में लड़ाया। और उसका एक बहुत सामान्य सा तरीका था कि आप चाहते तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटियां बनाते। एक कमेटी बनाते जो हर तरह के भेदभाव को देखती, एक कमेटी बनाते जो जातीय आधार पर भेदभाव को देखती। आपने वो नहीं किया, आपने झगड़े कराए पूरे देश में। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, हमारा संगठन का विस्तार अलग अलग राज्यों में हो रहा है। कहीं पर हम चुनाव जीतने की स्थिति में हैं, कहीं मजबूत संगठन बना के चुनाव में अपनी उपस्थिति, चुनाव लड़के दर्ज कराएंगे और हो सकता है कुछ सीटें भी वहां पे आए, वो तो समय के साथ तय होगा। लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको हम लोग बराबर उठा रहे हैं। अभी जो एक वैश्विक संकट पैदा हुआ है, उस पर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की खामोशी है, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के युद्ध की, ये भी पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से आपने महंगाई की आग में जानबूझ के भारत को धकेला, ये भी देश देख रहा है। और जानबूझ के मैं इसलिए कह रहा हूं कि हार्मोज का जो समुद्री मार्ग है, उससे 60% कच्चा तेल हिंदुस्तान का आता है, 50% गैस हिंदुस्तान की आती है। और ये बात देश की जनता नहीं जानती, लेकिन प्रधानमंत्री जानते थे। बावजूद इसके आपने अपने ईरान से रिश्ते बिगाड़े। ईरान कौन है? जो आपका परंपरागत मित्र है, जिसने 94 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ जाके आपका साथ दिया कश्मीर के मसले पे। ईरान कौन है? जिसके राष्ट्रपति की मौत पर आपने राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, यही मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और यही मोदी जी गए थे खामेनेई से मुलाकात करने के लिए। उस समय खामेनेई जी को इन्होंने एक कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी, कुफिक लिपि में जो थी। तो मुझे लगता है कि आप आज अमेरिका परस्त नीतियों के कारण पूरी दुनिया में एक्सपोज हुए हैं। आज अमेरिका कह रहा है रूस से आपको 1 महीने की तेल खरीदने की इजाजत दे रहा हूं। ये भारत के सम्मान, स्वाभिमान और संप्रभुता पे चोट नहीं है। आज अमेरिका आपको रोज अपमानित करता है, कहता है ट्रंप की मोदी को मालूम है मैं उसका कैरियर बर्बाद कर सकता हूं। मोदी को मालूम है मैं उसका कैरियर बर्बाद कर सकता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कोई स्टैंड नहीं। इतने बड़े वैश्विक संकट पे रूस बोला, चीन बोला, यूके बोला, कनाडा बोला, स्पेन बोला, इटली बोला, फ्रांस बोला, हमारा कोई स्टैंड नहीं। नॉर्वे बोला, हमारा कोई स्टैंड नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, संकट के वक्त में आपकी पहचान होती है। नहीं। आज महंगाई आपने देश में बढ़ा दी। 60 रुपए गैस सिलेंडर घरेलू बढ़ गए, 120 रुपए कमर्शियल बढ़ गए। और आपने अपने दोस्त अडानी को कहा कि अभी मौका है, यही आपदा है बेटा और यही अवसर है तुम्हारे लिए। 3 गुना गैस का दाम बढ़ा दिया उसने। कोई बोलने वाला है? लेकिन एक बात, ये देश की नीति है। नहीं, बात सही आपकी बोल रहे हैं कि आप विश्वगुरु हैं। ऐसे में विश्व गुरु तो खैर कभी थे हम, विश्व गुरु का दर्जा कब का छिन चुका है, ये बात मैं भी मानता हूं, मैं बोलता भी हूं मंचों से। लेकिन हम विश्व गुरु आप बनेंगे वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांतों को मानकर। नहीं, विश्व गुरु आप बनेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नीतियों पर चलकर। विश्व गुरु आप बनेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के मार्ग को फॉलो करके। विश्व गुरु आप खाली बातों से नहीं बनेंगे। ये बात मोदी जी को समझनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बात तो जरूर बोली थी और हम लोगों ने भी चलाया, सबने चलाया कि भाई एक तो जितने प्रभावित देश हैं गल्फ के सारे राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने एक ही दिन बात की। और ईरान के मुद्दे पर भी उन्होंने बोला कि भारत कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं करेगा। भारत ईरान के साथ है और शांति चाहता है और युद्ध को जल्दी से जल्दी बंद करने की दिशा में सारे राष्ट्राध्यक्षों से अपील करता है। 160 स्कूली बच्चियों की मौत पर प्रधानमंत्री के शोक का एक शब्द आप दिखाइए। ईरान के सुप्रीम लीडर को घर में घुस के मार दिया गया, उस पर शोक का एक शब्द आप दिखाइए। आपके मेहमान ईरानी नौसेना के जहाज को वापस जाते हुए आपके सीमा के करीब अमेरिका ने मार दिया और ईरान के 100 से अधिक नाविक मार दिए गए। एक शब्द आप शोक के दिखाइए प्रधानमंत्री के, एक शब्द दिखाइए आप। तो हम विश्वगुरु हैं।
हमारे बुलाने पर कोई मेहमान आगे आएगा? हमारी नीति क्या है? अतिथि देवो भवो। और हमारे अतिथियों को मार दिया गया, जिसको हमने अपने मिलन उद्याभ्यास 2026 के लिए बुलाया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखो, युद्ध के समय में भारत उस हमले को रोक नहीं सकता था और अपनी मिसाइलें वहां नहीं भेज सकता था, लेकिन जो हुआ इस पर पूरी दुनिया हैरत में है कि भाई 60 से ज्यादा आइडल खड़ी जहाजों को अमेरिका ने मार दिया। जो सारी जहाजें हमारी नहीं थी, न हमारे देश की थी और देशों की थी, व्यापारी। उपेंद्र भाई, पहली बात तो आपको यह समझना चाहिए कि ट्रंप जैसे बददिमाग व्यक्ति का विरोध बिल्कुल करना अपने देश में हो रहा है। बिल्कुल पहले यहां से शुरुआत बिल्कुल होना है, बिल्कुल होना चाहिए। अमेरिका में वहां की सारी अपोजिशन पार्टीज उसके खिलाफ हैं। अमेरिका में लोग उसके खिलाफ सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, न्यूयॉर्क से लेके बाकी शहरों के अंदर। वो खुद एप्स्टीन फाइल्स में फंसा हुआ है और उसके इतने अश्लील वीडियो और ऐसी बातचीत उसके सामने आई है। वो अपने देश में बुरी तरीके से फंसा हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि उस क्राइम को छिपाने के पूरी तरह से उसमें कोई दो राय नहीं। को छिपाने के लिए इसने वॉर छेड़ा है, उसके अपने देश में वो फंसा हुआ है। उसके मित्र देशों पे आ जाते हैं। नाटो का मेंबर है स्पेन, उसने आलोचना की। यूके, उसने आलोचना की। अभी उसने यूके को भी धमकाया, बोले 2 जहाज तुमने भेजे हैं अपने, हमें नहीं चाहिए। 2 फाइटर्स आपने भेजे, हमें नहीं चाहिए। तो किसी को कुछ समझता नहीं, आप उसके सामने झुके जा रहे हो और वो पूरे दुनिया से पंगा लेने के लिए तैयार है। ऐसे व्यक्ति का खामियाजा आपके लोगों को मैंने पार्लियामेंट में बोला था, उपेंद्र जी, आपके लोगों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के भेजा उसने। खैर, अरे ऐसे भी तो भेज सकते थे आप। बिल्कुल भेज सकते थे। हमारे नागरिक अगर वहां पे अवैध तरीके से रह रहे थे, कोई समर्थन नहीं करता। हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के भेजेंगे। लेकिन एक आदमी हमको अपमानित करने के लिए। एक आदमी बददिमाग है तो बददिमाग आदमी कहा जाता है, नंगा खुदाओं से बड़ा। तो क्या कर सकते हैं उसका? नहीं, यही टीवी चैनल वाले, फिर आ गया गोदी मीडिया का नाम मुझे याद। जब उसने सीज फायर को लेके अपने बयान दिए तो हम लोग टीवी चैनल पे जाते थे तो कहते थे आपको भारत के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, एक ऐसे बददिमाग बेवकूफ आदमी पे आप भरोसा कर रहे हैं। यही टीवी चैनल वाले। अभी जैसे यूएस की ट्रेड डील हुई, कहने लगे बोलो अब ट्रंप की जय जयकार करो। यार अरे उपेंद्र जी, नेतन्याहू के लिए पूजा हो रही है हिंदुस्तान में। उसके बेटे ने 2020 में माता दुर्गा की ऐसी तस्वीर डाली, आप अपने चैनल पे दिखा नहीं सकते। खैर, हम पूजा कर रहे हैं। देखिए भाई, जब ऐसा है कि बातें 1000 हो सकती हैं और बातें होंगी, आगे भी होती रहेंगी, मुद्दे हमेशा मिलते रहेंगे। अपोजिशन की जुबान कभी कोई बंद नहीं कर पाया, कोई बंद कर भी नहीं पाएगा और ऐसा प्रयास होना भी नहीं चाहिए। तो मैं मानता हूं प्रयास तो बहुत हुआ। नहीं प्रयास तो बहुत हुआ, प्रयास तो छोड़ दीजिए, समय का अभाव है। प्रयास तो हमारे बड़े भाई सुधांशु त्रिवेदी जी, जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूं, सरस्वती पुत्र भी मानता हूं, हमारे और इस देश में बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं बहस करने में या बहस करने की हिम्मत नहीं कर सकता हूं। उस कैटेगरी में भैया को मैं रखता हूं। तो वो भी आ गए हैं और बहस तो मैं आपसे भी कभी नहीं कर सकता। वो मैं देखता रहता हूँ हमेशा। वो अच्छे, तो आज जो है अच्छे प्रवक्ता है अपनी पार्टी। आज केसी त्यागी साहब भी बैठे हुए हैं, बहुत शानदार पैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं संजय सिंह साहब के साथ चर्चा और इंटरव्यू यहीं पे मैं विराम दूंगा। बहुत आभार। और आगे की चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फिर चर्चा जारी रहेगी।